ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं आज हम। तो आज हम बात करते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करते हैं हम लोग। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज़ और पैरेलल दोनों ही साथ में आते हैं, ठीक है। तो वैसे इसकी एग्ज़ामिनेशन वैल्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्ज़ाम की में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इससे, ठीक। लेकिन बोर्ड में क्या बोला है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है बेटा। तो उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। तो उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों आएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भाई बोर्ड पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन देने को दे भी सकता है, क्योंकि उस साफ लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। अब मिक्स कॉम्बिनेशन हमें करना है, तो मिक्स कॉम्बिनेशन में हमें डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं। डिपेंड करता है हमारी नीड पर, कि हमारी नीड कितने वोल्टेज की है और कितने एम्पियर की है, कितने वोल्ट और कितने एम्पियर। आप बताओ, आप सब जानते हो कि आपको वोल्ट बढ़ाने हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसा करोगे, सीरीज़ में कॉम्बिनेशन करोगे। और एम्पियर बढ़ाने हैं तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। एम्पियर बढ़ाने हैं तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप कौन सा कॉम्बिनेशन करते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो। रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो। अब आप सोचो कि आपको 12 वोल्ट का सेल तैयार करना है, ठीक है। 12 वोल्ट का सेल, आपके पास एक सेल है 2 वोल्ट का, मान लो 2 वोल्ट का सेल है। तो कितने सेल्स लगाओगे, सीरीज में लगाओगे या पैरेलल में। भाई 12 वोल्ट तैयार करना है आपको, 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है आपको, ठीक है। 2 वोल्ट के सेल है आपके पास, तो कितने सेल लगाओगे, तो 6 सेल लगाओगे एक रो में। एक रो में लगाओगे 6 सेल्स। उनसे क्या बढ़ जाएगा, ईएमएफ बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सेल्स को सीरीज में लगाओगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। मान लो एक रो आपका जो डिवाइस है वो ऑपरेट करता है 5 एम्पियर पर, 5 एम्पियर पे आपका डिवाइस ऑपरेट करता है, 12 वोल्ट 5 एम्पियर, ठीक है। एक रो आपको देता है 1 एम्पियर। बात समझ में आया? आपको करना क्या है, आपको 5 एम्पियर निकालने हैं। तो 5 एम्पियर कैसे बनाओगे, तो आप एक काम करोगे, एक रो लेके आओगे। एक रो से कितना मिला, 1 एम्पियर। दूसरी रो लेके आओगे, तीसरी रो लेके आओगे। ऐसे करते कितनी रोज लोगे, 5 रोज लोगे। पाँचों की पाँचों रोज को क्या करोगे, आपस में मिला दोगे। उन सब से जो एम्पियर आएंगे सबका क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना। और मिलके जो करंट बनेगी वो ज़्यादा बनेगी। बात क्लियर हो गया। तो आपको उन 5 रोज को पैरेलल में लगाना है। बात क्लियर हो गई, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो एम्पियर बढ़ाना है तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन करने स्टार्ट कर दो, और वोल्ट बढ़ाने हैं तो सीरीज में सेल्स बढ़ाने स्टार्ट कर दो। तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, तो देखो, तो ये सेल हमारे पास n सेल्स हैं, सेम इंटरनल सेम ईएमएफ के मान लो। तो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है। ऐसे करते करते हमारे पास n सेल्स हैं, n सेल्स। ईएमएफ E, ईएमएफ E, ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो बच्चों मेरे यहाँ से सारे ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ कितना हुआ, E प्लस E कितने हैं, n ही हो जाएगा, n ही हो जाएगा। रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, NR हो जाएगा, NR हो जाएगा।
ठीक है। मैं एक सेल और लेके आया, तो यहाँ पर सुनो, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हैं? n। नंबर ऑफ़ सेल्स n। ये है, ये यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? ये बनेगी एक रो बनी, ठीक है। मैं फिर से एक रो लेके आया, कितने सेल्स की? n सेल्स की। इस सेल का कितना ईएमएफ है? n ईएमएफ है। इस सेल का ईएमएफ कितना है? n ईएमएफ है ना। ये ईएमएफ, ये r e r e r e r। समझा? तो ऐसे करते करते ये एक रो हो गई, ये दो रो हो गई, ऐसे करते करते हमारे पास n सेल्स, इधर वाले रोज़ कितने रोज़ होंगे? मानते हैं वो कितने रोज़ हो गए? m रोज़। n सेल्स m रोज़ डिपेंड करता है कि आपको कितने सेल्स लगाने हैं फॉर गेटिंग मोर एम्पियर। अगर आपको ज़्यादा एम्पियर चाहिए तो आप क्या करो? नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ा दो। 1 2 3 m रोज़ हो गए हमारे। सबको हमने जोड़ दिया, कैसे? पैरेलल में। तो और ये लास्ट में लाइन निकली और ये हमने डाल दिया एक्सटर्नल, वो लोड है जिसको हमें जिसके लिए हमने क्या किया? ये अरेंजमेंट किया है। ये फाइनल सबकी करंट देगी हमें, इसको मिलेगा, ठीक है। तो आप ही बताओ बेटा, टोटल ईएमएफ अप्लाइड या गिवन, तो E बराबर क्या आएगा बेटा? या कैपिटल E बोल दो, कितना होगा? n E, इसको मैं कुछ और बोल लूँ, E टोटल बोलता हूँ, या E इक्वलेंट कितना हुआ? N। क्यों भी N क्यों हुआ? क्योंकि पैरेलल में ये सीरीज में एक लड़ी का, एक रो का ईएमएफ कितना है? N। इसका भी कितना है? N। इसका भी कितना है? N। तो कैपिटल R के अक्रॉस में मैंने टोटल वोल्टेज कितना दिया? NE ही तो दिया है, क्यों बेटा? है ना। पैरेलल में क्या सेम होती है? पोटेंशियल सेम होता है। तो मैंने इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या दिया? NE दिया। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल r इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा? एक रो में कितना रेजिस्टेंस है? NR। कितने रोज हैं? M। ये बात किसको समझ नहीं है बताओ? देखो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, कैसे लिखोगे? ये कितने हैं? 1/NR प्लस 1/NR M टाइम तक। तो क्या करोगे? कितने में M है? कितने 1/NR है? M है। तो M अपॉन NR 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया? NR बाय, ये क्या आया? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो भाई ये सब जो रेजिस्टेंस हैं इसके साथ लगे हैं सीरीज़ में, तो क्या लिखोगे? R प्लस R इक्विवेलेंट
जो होगा R प्लस NR अपॉन M। ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या इन सर्किट, जैसा आप बोलो। तो मेरे बच्चों करंट बताओ, करंट इन सर्किट या करंट थ्रू कैपिटल R, टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना है बेटा मेरा? NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR बाय, यह है टोटल करंट। बात क्लियर हो गई? तो ये हमारी जो सर्किट से कितनी करंट फ्लो होगी ये हमें मालूम चल जाएगा। और यहाँ पे आप I को लिख सकते हो M, LCM ले लो तो क्या आएगा? MNE अपॉन MR प्लस NR। LCM लोगे वो डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर, मल्टीप्लाई में। दिस इज द करंट थ्रू द सर्किट। तो करंट सर्किट में कितनी करंट फ्लो रही है वी कैन फाइंड बाय दिस रिलेशन। ओके, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन बन सकती हैं। वो कंडीशन क्या बनेगी अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। पहले आप इसको नोट करो, फिर हम मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों मेरे नोट कर लिया सबने, है ना? तो अब ज़रा इस रिलेशन को देखो, हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है, लेकिन हम उतना आगे जाके हम टाइम वेस्ट ना करके हम डायरेक्ट बात करते हैं कि आई को अगर मैक्सिमम करना है, करंट को अगर हमें मैक्सिमम करना है, दिस ये जो अपॉन में है रेजिस्टेंस, दिस शुड बी मिनिमम। ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। क्यों बच्चे? इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए? मिनिमम के बराबर होना चाहिए। जितना कम होगा ये करंट उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ये मिनिमम कब हो सकता है? ये मिनिमम कब हो सकता है? टू गेट आई मैक्सिमम, टू गेट आई मैक्सिमम मैक्स, तो MR प्लस NR शुड बी मिनिमम। शुड बी मिनिमम। अभी मिनिमम कब हो सकते हैं? तो ये हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं और वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखो। अगर MR बराबर किसके होगा? NR के। अगर MR बराबर NR हम रख देते हैं, जितना MR होगा, M क्या है? नंबर ऑफ रोज़। कितने रोज़ हैं? 1 2 3 4 5, कितने रोज़ हैं? और नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? और एक सेल में रेजिस्टेंस कितना है? अगर हम ये इक्वल कर देते हैं किसी सेल में, अगर हम बैटरी में कॉम्बिनेशन में अगर ये कंडीशन हम फॉलो कर देते हैं तो हमारी करंट कितनी मिलेगी? में मैक्सिमम मिलेगी। तो अब ये बड़ा मेन चीज़ है हमारे लिए। क्लियर हो गया? टू गेट मैक्सिमम करंट MR शुड बी इक्वल्स टू NR। ये बात रखना, ये बात जरूर याद रखना आप लोग। सो टू गेट मैक्सिमम करंट MR शुड बी इक्वल्स टू NR, या R बाय N इज इक्वल्स टू R बाय M। क्या बच्चों? R बाय N इज इक्वल्स टू R बाय M, है ना? तो इससे क्या पता लगेगा आपको? इससे क्या पता लगने वाला है? हम N क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर आप रेशियोज ऐसे कर सकते हो, R बाय R इज इक्वल्स टू N बाय M। कर सकते हो आप ये, क्यों बेटा? है ना?
ये है एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास बाइक है और यह कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी है, वो बाइक बना रही है या एक कार बना रही है। कार बना रही है तो कार में कितने वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी, कितना एम्पियर उससे चाहिए, वो डिपेंड करता है। क्योंकि कार में क्या क्या होता है, कार में हेडलाइट्स भी होंगी, कार में टेल लाइट्स भी होंगी, कार में वाइपर्स भी होंगे, अंदर लाइट्स भी होंगी, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं कार में। सबको करंट चाहिए, सब पैरेलल में लगे होते हैं, सारे के सारे पैरेलल में लगे होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लगे हुए हैं एक मशीन के अंदर, हमारी कार के अंदर या हमारे बाइक के अंदर जितने भी हमने इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लगाए हुए हैं, जैसे बाइक में तुम क्या मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हो आप लोग, उसमें कोई नया आपने डिवाइस लगा दिया, आपने हॉर्न चेंज कर दिया, तो सर्किट में क्या चेंज हो गया, रेजिस्टेंस बदल गया। रेजिस्टेंस बदल गया तो करंट, उसको करंट ज़्यादा चाहिए। भाई कंपनी स्ट्रिक्टली मना करती है कि आप इसमें बाहर से एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगवाएंगे, हमने ऑलरेडी करा हुआ है सब चीज़ें। क्योंकि हमने अपने कार या अपने बाइक के अकॉर्डिंगली इसमें सारे डिवाइसेस लगाए हुए हैं। तो जो बैटरी लगी हुई है उन्हीं डिवाइसेस के अकॉर्डिंग करंट देती है। लेकिन आप मॉडिफाई में क्या करते हो, उन जो हॉर्न लगे हुए हैं वो छोटे हॉर्न हटा करके, जैसे हॉर्न वो लगाते हैं उन हॉर्न्स को हटा करके आप बड़े हॉर्न्स लगा देते हो। बड़े हॉर्न्स लगाना मतलब क्या है, एक्सटर्नल लोड आपने चेंज कर दिया, एक्सटर्नल लोड चेंज कर दिया। अब एक्सटर्नल लोड चेंज कर दिया तो करंट तो इस बैटरी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। अब जो भी लोड कंपनी ने, जो भी डिवाइस बनाया अपना, जो भी चीज़ तैयार की अपना, उसका अपना एक लोड होगा, अपना एक रेजिस्टेंस होगा। वो रेजिस्टेंस कंपनी बताती है बैटरी वालों को। क्योंकि अलग अलग कार्स का, अलग अलग बाइक्स का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, और भी चीज़ें होती हैं, वो लोड अलग अलग होता है। कुछ में अलग सर्किट में कुछ चीज़ें अलग से और जोड़ के रखते हैं। तो जो भी चीज़ जुड़ के आएगी, कंपनी अपना रेजिस्टेंस जानती है, वो रेजिस्टेंस बताएगी किसको, एक कंपनी है जो बैटरी बनाती है। बैटरी बनाने वाली कंपनी को ये लोड बताना पड़ेगा कि आपका ये लोड कितना है। ठीक है बेटा। अब ये कितने वोल्ट पे काम करेगा, जितने भी बल्ब्स लगे हुए हैं हमारे कार में या बाइक में, जितने बल्ब लगे हुए हैं, जितने लाइट्स लगे हुए हैं, जितने हॉर्न लगे हुए हैं, ये सब काम करते हैं 12 वोल्ट पर। तो इसको चाहिए कितना, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट मिलेगा कहाँ से, NE से। एक सेल कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, तो कितने सेल लगेंगे, तो N से पता लग जाएगा। दूसरा, हर एक डिवाइस, हर एक इक्विपमेंट जो लगा हुआ है हमारे जो हमारे मशीन में जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, सबको कितनी करंट चाहिए, सब करंट पे ऑपरेट करेंगे, है ना। करंट जितने भी सबका, हमें तो लोड पता है कितनी करंट चाहिए, हमने वो करंट निकाल रखा है। करंट कितनी चाहिए हमें, करंट हमारा ये रहा, करंट रिलेशन ये है, मैक्सिमम कितनी करंट जाएगी बताया फॉर्मूला। उस करंट के लिए हमें कितने नंबर ऑफ, हमें एक रो कितनी करंट देगा, जितनी करंट चाहिए ये पता होता है कंपनी को। कंपनी बताएगी इतनी करंट चाहिए हमें, कंपनी दे देगी ठीक है इतनी करंट चाहिए, तो हमें पता है हमारा एक सेल कितने वोल्ट का है, कितने सेल्स हम लगाएंगे सीरीज़ में, और कितने सीरीज़ यानी कितने रोज़ हम जोड़ेंगे, यानी हमें क्या पता लग जाएगा, एम रोज़ पता लग जाएगा। अगर हमें क्या पता हो, करंट का पता हो कि टोटल करंट कितनी ऑपरेट करे, कितनी टोटल करंट कितनी चाहिए। जैसे मैंने अपनी बाइक पे क्या किया, मेरी बाइक के इंडिकेटर्स टूट गए पीछे वाले, मैंने मार्केट से इंडिकेटर लिया और उन जो बाइक के साथ इंडिकेटर आए थे उनको हटा करके मैंने मार्केट वाले इंडिकेटर लगा दिए। ठीक है, मार्केट वाले जो इंडिकेटर थे वो LED के थे,
और जो मेरी बाइक के जो वो थे वो हैलोजन वाले थे। हैलोजन वाले ज़्यादा रेजिस्टेंस के होते हैं, एलईडी वाले कम रेजिस्टेंस के होते हैं। तो क्या हो गया, ये एक्सटर्नल आर चेंज हो गया। उन्हीं दोनों वायरों पे लगा था जहाँ पहले वाले हैलोजन बल्ब्स, जिन 2 वायरों पे लगा था उन्हीं पे मैंने जोड़ दिया, पैरेलल में जुड़ गया। अब क्या हो गया, आर कम हो गया तो करंट ज़्यादा हो गई, बढ़ गई करंट, ठीक है। तो अब क्या होता है, मेरे वो जो पिछले बल्ब है ना, वो जो पहले बहुत स्लो जला करते हैं ऐसे, है ना, इंडिकेटर देने पर चलते हैं ना, उनकी स्पीड पता है आपको, लेकिन आप क्या देखोगे, बड़े फास्ट चलते हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड हो गई उनकी। क्योंकि क्या चेंज कर दिया आपने सर्किट में, ऐसे बैटरी तो वही करंट दे रही है, बैटरी करंट तो वही है, लेकिन हमने लोड चेंज कर दिया, एक्स्ट्रा लोड कम कर दिया तो करंट ज़्यादा हो गई। तो जब भी मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो मेरे इंडिकेटर बहुत फास्ट चलते हैं। बात क्लियर हो गया। अगर वहीं उस बल्ब के जगह, वो इंडिकेटर की जगह आप हैवी वाले इंडिकेटर लगा देते तो वही इंडिकेटर जो जिस स्पीड जलते थे वो और स्लो जलते, फिर धीमे धीमे चलते। तो ये जो एक बार डिसाइड कर लिया गया, कंपनी ने बोल दिया इतने का लगेगा तो उतना ही लगाना पड़ता है, वरना फिर हमें सर्किट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम रिलेज लगाते हैं, तो हमें रिले अलग से लगानी पड़ती है, लगाते हैं, ऑपरेट करते हैं। तुम लोगों ने अपने बाइक्स में चेंजेस कराए होंगे तो अलग से क्या लगानी पड़ती है, रिले लगाते हैं, है ना। तो वही काम है यहाँ पर। कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है हर एक सेल में, कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो हमें कितने नंबर ऑफ सेल्स लगाने पड़ेंगे और हर सेल का कितने सारे रोज होंगे, इनके रेशो से हम पता लगा सकते हैं। या हमें आर पता है, हमें स्मॉल आर पता है, हमें स्मॉल एन पता है, तो वी कैन फाइंड एम। तो कैसे होगा, एम बराबर क्या होगा बेटा, एन इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल। हम बता सकते हैं कि हमें कितने रोज तैयार करने पड़ेंगे सेल्स के। तो बैटरी वालों को ये मालूम चल जाता है इस फॉर्मूले से। हमें उन्हें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कैपिटल आर की, ठीक है, कैपिटल आर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। बाकी वो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और बता देंगे। उनके पास इंफॉर्मेशन स्मॉल एन की भी होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन स्मॉल आर की भी होती है। कितने नंबर ऑफ सेल्स तैयार करने हैं उन्हें, कितने वोल्ट पे काम करते हैं, 12 वोल्ट पे काम करते हैं। तो इस फॉर्मूले से वो बता सकते हैं कि उन्हें कितने रोज़ बनाने पड़ेंगे। बात क्लियर हो गया, करंट कितना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग ध्यान रखो, ये हमारा एक कॉपरेशन है इसका। तो बेटा जैसे अगर मुझे कोई भी चीज़, मेरे कार की बात करें तो उसका आगे जो हैलोजन बल्ब है, हैलोजन बल्ब मैंने उसमें लिखा हुआ है 55 वाट तक के उसमें बल्ब लगा सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, 55 वोल्ट 12 वोल्ट का, तो 12 वोल्ट की सप्लाई है ऑलरेडी, बैटरी 12 वोल्ट देगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 55 वाट से हटा करके भाई वहाँ पे 72 वाट के लगा दिए बल्ब, ज़्यादा लाइट के लालच में, ठीक है। अब 72 वाट है तो हम आगे अभी पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा लेगी वो, है ना, तो ज़्यादा करंट लेगी, करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है। तो 72 वाट की जो बल्ब है, हैलोजन बल्ब है, वो ज़्यादा करंट ले रहे थे, तो डेफिनेटली ज़्यादा तेज़ जलेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद देखा मेरे बल्ब का जो हाई बीम वाला ऑप्शन है वो चल नहीं पा रहा था। लो बीम तो चल रही थी लेकिन हाई बीम नहीं चल रही थी। तो मैंने सोचा हाई बीम क्या हो गई, जैसे आप लोग करते हैं ना बाइक में, ऊपर बढ़ता हुआ तो लाइट ऊपर चल गई, वो हाई बीम होती है। नीचे कर दिया, उसकी तरफ कर दिया, वो लो बीम होती है, ठीक है। कार में भी होता है, हाई बीम सामने की तरफ होती है। लोग आगे रोड पे चलते हैं हाई बीम चला के चलते हैं, ठीक है। हाई बीम हमें जब चलानी चाहिए जब खाली रोड हो, सामने से कोई आ रहा है तुम हाई बीम चलाते हो तो सामने वालों को दिखता ही नहीं। मैं भी कार चलाता हूँ तो सामने वाले को लो बीम कर देता हूँ, जैसे मेरे साइड के दिखते रहे उसे,
उसे पता लगा मेरे साइड में क्या आ रहा है। अब आंखों पे ऐसी लाइट पड़ती है सीधा, कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद देखा मेरी कार का फ्यूज़, जो बल्ब वाला फ्यूज़ था, हैलोजन बल्ब का फ्यूज़ हेडलाइट का, वो ख़राब हो रखा था, जल रखा था, वहाँ पे आग लगी हुई थी ऐसी, वो पोर्शन पिघला हुआ था पूरा। तो भाई मैंने तो उसमें ज़्यादा छिड़काई नहीं की, मैं कंपनी के पास ले गया था, मैंने कहा भाई इसका हाई बीम लो बीम नहीं ऑपरेट कर रहा है। तो उन्होंने देखे बल्ब, तो बल्ब तो सही है। तो फिर उन्होंने मेरा जो कार में होता है बॉक्स, इलेक्ट्रिकल वाला बॉक्स खोल के देखा, उसमें देखा कि वो पोर्शन जला हुआ था। तो तुरंत उन्होंने बल्ब निकाल के देखे, तो उन्होंने बोला आपका बल्ब का तो बल्ब की जो रेटिंग है वो 55 वाट तक की है, 55 से 60 वाट की, आप इससे ज़्यादा वाट के मत यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा करंट लेगा फिर, और जितने भी फ्यूज़ लगे हुए हैं उतने ही एम्पेयर के लगे हुए हैं, अगर उससे ज़्यादा एम्पेयर फ्लो होगा तो हीट कर जाएंगे, वो आग पकड़ लेंगे। तो हमारी सलाह यही है कि आप बिल्कुल भी बल्ब को ज़्यादा वोल्टेज मत बढ़ाइए। तो मैंने क्या किया, फ्यूज़, उन्होंने फ्यूज़ तो चेंज कर दिया, उसके ठीक किया, और बल्ब भी चेंज कर दिया। उन्हें 55 वाट के बल्ब लगा दिए मैंने। भाई 55 वाट बल्ब है तो मुझे उसमें ही सेटिस्फाई करना पड़ा कि भाई ठीक है, लाइट पे काम करना पड़ा। तो उसका ऑप्शन है कि भाई LED बल्ब्स ले आओ जो 50-55 वाट पे काम करते हैं, और 55 वाट पे LEDs जो बल्ब होती हैं वो ज़्यादा रोशनी देती हैं, ठीक है। तो मैंने वो वाली LED वो बल्ब अपग्रेड कराने की सोची मैंने, तो वो कराया भी है मैंने, ठीक है। तो उससे रोशनी हमें ज़्यादा मिल गई, लेकिन वोल्टेज नहीं चेंज किया। वोल्टेज वही चेंज होता तो आर बदल जाता, सर्किट में करंट चेंज होता, ठीक है। इससे हमारा डिवाइस, हमारे जो मशीन है वो उसको डैमेज हो सकता है, वो ख़राब हो सकती है ना। तो ज़्यादातर कारें, अब कहते हैं ना कारें आग क्यों पकड़ती हैं, क्यों पकड़ती हैं कारें आग, पेट्रोल कारें बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं, उसकी वजह क्या, हीटिंग इफेक्ट। हम लोग अब अगला टॉपिक हमारा हीटिंग इफेक्ट भी होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, H बराबर I²RT। तो यही लोगों की बड़ी गलती होती है कि वो अपने कारों के साथ छिड़का नहीं करते हैं। मैंने एक दिन देखा, मैं मैकेनिक के पास खड़ा था, वैगनार कार खड़ी थी। अब वैगनार में देखा तो 100 वाट के बल्ब लगा रखे हैं, 100 वाट के। मैंने कहा मेरी कार इससे बड़ी है, उसमें कंपनी ने 100 वाट नहीं दिया। कि भाई ये सब ऐसे ही काम करते हैं, ज़्यादा लाइट के लिए कराए उन्होंने। मैंने कहा यही वजह है आग पकड़ने की, क्यों ये कारें आग पकड़ती हैं, आप उनके साथ छिड़का नहीं करते हो, फिर बाद में कंपनी को ब्लेम करते हैं कि देखो इनकी कार ने आग पकड़ लिया। कंपनी की कोई गलती नहीं होती, गलती हमारी होती है कि हम बाहर जाके मॉडिफाई कराते हैं कारों को। हम कैपिटल R के साथ छिड़का नहीं करते हैं, जिससे करंट पे असर पड़ता है, ज़्यादा करंट फ्लो होगी, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, करंट एकदम आग पकड़ लेगी। अब वही इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बगल में, जहाँ इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है वहीं से फ्यूल लाइन्स आती हैं, ध्यान सुनो, फ्यूल लाइन्स आती हैं, CNG वाली गाड़ियों की भी वहीं से लाइन जाती है, ठीक है। अब वो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस, हमारा जो इलेक्ट्रिकल जो बॉक्स है वो हमारा गर्म हो गया, वहाँ फ्यूज़ गर्म हो गया, तो वो धीमे से आग पकड़ लेता है। अब जो CNG हो गई या फिर पेट्रोल हो गया, है ना, अगर वो आग वहाँ तक पहुँच गई धीमे धीमे करके, तो इससे क्या होता है, वो आग अगर वहाँ पाइपलाइंस तक पहुँच गई तो उससे धीमे धीमे वो पाइपलाइन गलेगी, उससे आग पकड़ लेगा पूरे में, और वो पाइपलाइन के अंदर आग फैलेगी, पूरी पाइपलाइन जल जाएगी। इससे क्या होगा, पूरी कार आग पकड़ लेगी। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने डिवाइस से कोई भी छिड़कानी ना करें। जो R बताया गया है, कंपनी के इंजीनियर्स कोई बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करके ही बनाई होती है कि हमारी गाड़ियाँ आग तो नहीं पकड़े ना। बाइक भी पकड़ती हैं आग, बाइक भी तो पेट्रोल वाली होती है, बाइक भी आग पकड़ती हैं। तो हमें उनके साथ छिड़कानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूल की लाइन्स उसमें भी जाती हैं, करंट ज़्यादा फ्लो होगी। तो आपने देखा है फ्यूल लाइन के जहाँ पे आप ऑन ऑफ करते हो उसी के बगल में ही तो सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा होता है। साइड में देखो, नीचे की तरफ ओपन करो तो वहाँ पे वायरिंग होती है दुनिया भर की, है ना। अच्छी बाइक्स में देखना, उसमें वो वायरिंग बहुत प्रॉपर होती है। अब गलती से भी वो उन वायरों में करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो बच्चों वो हीट होगी, गर्म होगी,
और गर्म होकर के फ्यूल लाइन को गला सकती है और जला सकती है। इससे हमारी बाइक आग पकड़ सकती है। ठीक है, जब भी हम वो डिवाइस ऑपरेट करेंगे जहाँ पे हमने बाहर से लगवाया है, जैसे ही ऑन करेंगे तभी हमारे फ्यूज़ेस वर्क करने, उनमें से करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। फ्यूज़ इसी काम आते हैं, हमारे डिवाइसेस में लगे हुए तो हैं जो फ्यूज़ ऑन टाइम बर्न हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो सर्किट को ऑफ कर देते हैं, ओपन सर्किट हो जाते हैं। अगर सर्किट ओपन हो गया, करंट ब्लॉक हो गई तो भाई बच गया हमारे। लेकिन अगर फ्यूज़ ने हमारा काम करना बंद नहीं किया और करंट फ्लो करता गया, ये भी देखा है मैंने। क्या करते हैं दुकान वाले, इलेक्ट्रिकल वाले पे जाओगे तो क्या करेंगे, आपके जितने रेटिंग का, जितने एम्पेयर का फ्यूज़ लगा होता है, वो क्या करते हैं उससे ज़्यादा एम्पेयर की फ्यूज़ लगा देंगे। बिल्कुल काम नॉन टेक्निकल चल रहा है। ज़रा सी केयरलेस ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब क्या किया, मेरे कार में वो लगा रखा है फ्यूज़ कई सारे बड़े एम्पेयर के, 10 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, जहाँ पे 5 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना चाहिए वहाँ 10 एम्पेयर लगा दिया। डीजल गाड़ियाँ, भाई डीजल कारों में यही फ़ायदा होता है कि वो आग नहीं पकड़ती। डीजल कारें बहुत हाई टेम्परेचर पे काम कर लेती हैं, क्योंकि डीजल तुरंत आग नहीं पकड़ता, उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल झट से आग पकड़ लेगा, जो लो इग्निशन टेम्परेचर होता है एकदम से आग पकड़ लेना। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑपरेशन को जो हमारे उसमें लगा हुआ है, बड़ा ध्यान से काम करना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए उन चीज़ों पर। अब वो जो मैकेनिक जो बोल रहा है कि नहीं काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका क्या जा रहा है, उसने तो बोल दिया, लेकिन एट लास्ट आप अटक गए, नुकसान तो आपका हुआ, लाखों रुपए तो आपके बर्बाद हो गए। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कंपनी क्यों कहती है कि आपकी कार ये आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी अगर आपने हमारे डिवाइस के साथ कोई भी छिड़कानी करी, कोई भी वायर कटिंग करी, आपने कुछ भी किया आपने इसमें, तो आपकी कार क्या हो जाएगी, आउट ऑफ वारंटी। ये साफ साफ शब्दों में बोला जाता है, लेकिन लोग जब भी नहीं मानते, कोई ना कोई उसमें नया मॉडिफिकेशन तो कराएंगे। तो आप बाहर से कुछ भी कराओ, लेकिन बिल्कुल भी उसके इलेक्ट्रिकल सेटअप से आप कोई भी छिड़कानी मत करो। वो साफ बोला गया है, कोई भी वायर कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी नया डिवाइस उसमें लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना हीटिंग इफेक्ट का असर पड़ेगा। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होती है, ये हम लोग अगला स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इसको स्टार्ट करो।